हाँ गाइस, आज हम लोग कल का शेष सवाल रह गया था। वीडियो बनाते बनाते जो है ना कट हो चुका था वीडियो। उसी का कल हम लोग 28-29 देख रहे थे, जो कि वीडियो कट गया था, स्टोरेज फुल हो गया था, इस कारण से जो है कट गया था। तो आज 28 से स्टार्ट करते हैं। शेष बचे सवाल को आज 60 तक क्वेश्चन को हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि 28 नंबर सवाल आपका क्या है। कह रहा है क्या, एक लिमिट दिया है 1 से e और बोल रहा है क्या 1 प्लस लॉग ऑफ x बटे x इंटू डी एक्स, और ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करें। तो क्या करते हैं, तो मान लीजिए कि आप देखिए तो ये पता चलता है क्या कि ये 1 प्लस लॉग एक्स को जब हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब 1 का पुट करेंगे तो 0, लॉग का क्या आता है 1 बटे एक्स, जो कि नीचे में 1 बटे एक्स दिख रहा है, लेकिन x को जब पुट करेंगे तो हमको लॉग नहीं मिलेगा। इसलिए सोचिए ऐसा कि जो हम पुट करें तो शेष बचे टर्म क्या आना चाहिए। तो इसी तरह सोचिए अगर x को पुट करते तो मेरा लॉग नहीं आएगा, लेकिन जब ये टोटल को यदि ऊपर वाले को पुट करते तो क्या 1 का 0 हो जाता है और डिफरेंशिएशन और लॉग का क्या आता है 1 बटे एक्स आ जाता है, जो कि यहाँ नीचे में दिख रहा है। तो इसलिए इसको जब सॉल्व करते थे क्या करते, सॉल्व करने से पहले ऊपर वाले को पुट करते थे। पुट 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स बराबर क्या पुट करते हैं टी। पुट करने पर क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है डी बटे डी एक्स। इधर आपका क्या है 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, इसमें भी क्या करते हैं इधर में डी बटे डी एक्स, इधर आपका क्या है टी, तो टी के सापेक्ष मतलब टी में आ जाएगा डिफरेंशिएट। अब ये जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 0 आ जाएगा। फिर log x का साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बटे x होता है। तो ये आपका इधर क्या दिया है dt बटे dx। तो यहाँ क्या देख रहे हैं 1 बटे x है, तो 1 बटे x इंटू क्या dx बराबर क्या dt। ये आपका इस तरह से पुट किए। तो आप देख रहे हैं कि मेरा सवाल क्या है, इसीलिए सवाल पर आइए। सवाल देख रहे हैं क्या, आपका लिमिट है 1 से e, और क्या देख रहे हैं कि देखिए मान रख रहे हैं आप। देखिए यहाँ से देखिए क्या है 1 प्लस लॉग एक्स को क्या माने आप, 1 प्लस लॉग एक्स को आप टी माने थे, टी रख देते हैं। बचा क्या, बचा जब कोई नहीं कुछ है क्या आपका ऊपर में लिख सकते हैं कितना 1 और नीचे क्या है 1 बटे एक्स, 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स, 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स, 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स का मान कितना दिया हुआ डी टी, यहाँ डी टी आप रख दीजिए। तो ये आपका है। तो अब इसको जो जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आपका नहीं कुछ है तो इसके बेस अगर टी है तो उसका पावर कितना है 1, तो पावर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर क्या करते हैं बढ़ाते हैं, एक है तो क्या आ जाएगा 2, और उसे क्या करते हैं भाग लगाते हैं। उसके बाद लिमिट, लिमिट इसका क्या दिया हुआ है 1 से ई है, लिमिट इसका क्या है 1 से ई है। तो ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। लिमिट कैसे पुट करते हैं, तो पहले हम लोग अपर लिमिट को पुट करते हैं। अच्छा लिमिट आप देखिए यहाँ से ये जो मेरा मान दिया है 1 से ई, ये किसका वैल्यू है, ये आपको एक्स डिनोट करता है, ये एक्स का वेरिएबल है। लेकिन यहाँ मेरा क्या है टी का पहले मान रख लेते हैं। इसको रखने से पहले आप क्या देखते हैं कि यहाँ 1 और नीचे तो 1 बटे 2 है, तो 1 बटे 2 को क्या करो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। 1 बटे 2 को बाहर निकाल दिए तो बचा क्या है आपको, ऊपर में बचा हुआ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मान हम क्या रखते हैं, टी का मान कितना दिया 1 प्लस लॉग एक्स, तो टी का वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। इसका क्या दिया हुआ स्क्वायर का, टी का स्क्वायर है। 1 बटे 2 को क्या किए हम बाहर कर दिए, बचा टी। टी का वैल्यू आपका क्या माने थे, टी का वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स है, तो यहाँ 1 प्लस लॉग एक्स टी का मान रखे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। और लिमिट क्या दिया है 1 से लेके ई है। अब ये x का आ गया मान, अब x का मान रखते हैं सबसे पहले अपर लिमिट। अपर लिमिट कितना है आपका ई है, तो यहाँ आ जाएगा क्या 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, एक्स का मान कितना दिया हुआ ई रखे, इसका क्या है होल स्क्वायर की अपर लिमिट माइनस क्या था लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का मान कितना दिया हुआ तो एक्स ये 1 रखेंगे क्या है आपका 1 प्लस लॉग ऑफ क्या है एक्स, एक्स ये कितना रखा जाएगा 1 रख दिए तो बचा है, आप ब्रैकेट बंद कर दो। इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करते हैं क्या देखिए 1 बटे 2 है, आइए 1 प्लस, आप यहाँ ध्यान दीजिए बताए थे कि कल भी बोले थे कि लॉग अगर log x हो इसका मतलब क्या होता है बेस में हमेशा क्या रहता है e, बेस में क्या रहता है e। तो यहाँ इस तरह से देखिए कि यहाँ आपका log e है तो इसका बेस में क्या आ जाएगा e होगा। आप जानते हैं कि जब log में ऊपर और नीचे इक्वल होता है, जैसे अगर log ऑफ a और a रहता है तो इसका मान क्या देता है 1, जब अगर ये मान और ये मान यहाँ बराबर हो तो क्या होता है उसका मान 1 होता है। उसी तरह यहाँ e है यहाँ e है तो इसका मान कितना आ जाएगा 1, इसका क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दी फिर माइनस ये 1
अब प्लस है, ये लॉग कितना है 1, लॉग 1 का मान 0 होता है, लॉग 1 का मान कितना होता है 0, लॉग 1 का मान 0 होता है, इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 1/2। अब ये देखते हैं ये 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, माइनस ये 1 + 0, तो 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या देगा 1, ये क्या आ जाएगा आपका 1/2 इंटू कितना, ये 4 में 1 घटेगा 3, क्या देगा आपका 3/2, जो कि इस सवाल का क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 28 का, मिटाएंगे तब 28 29 नंबर आपको सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 29 नंबर सवाल देख रहे हैं क्या है, 29 नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये BDI सवाल है, आप इसको जो है ना एकदम अभ्यास करते रहिएगा। देखिए सवाल क्या है, कह रहा है क्या, इंटीग्रेशन e⁻x इंटू 1 + 10 ऑफ x + 10 स्क्वायर ऑफ x। तो आपका जब भी हो e⁻x इंटू, तो इसका एक फार्मूला होता है, आप ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, क्या फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या e⁻x इंटू fx प्लस fx प्लस f'(x) इतना इंटू dx बराबर क्या होता है e⁻x इंटू f(x)। लास्ट में आप कॉन्स्टेंट सी लगा दीजिएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, ये क्या है fx, ये उसका क्या है डिफरेंशिएट फॉर्म, ये fx है और ये f'(x) है, इसका ये fx है और ये क्या है उसका डिफरेंशिएशन फॉर्म है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं देखिए, तो ये इसको हम क्या करते थे, आपका इंटीग्रेशन e⁻x है इंटू, अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये क्या देख रहे हैं कि यहाँ से 1 + 10x + 10 स्क्वायर है, यदि हम 1 और 10 स्क्वायर को एक साथ कर देंगे तो क्या देगा 1 + 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, हम बड़े फार्मूला 10th में होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या था सेक स्क्वायर थीटा। ये 10 जो बचा इस 10 को हम पहले लिख देते हैं 10 ऑफ x है, अब प्लस 1 + 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ऑफ x, 1 + 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ऑफ x इंटू क्या dx। अब देखिए इसका इस फॉर्म में आ गया e⁻x इंटू ये f(x) हो जाएगा और ये f'(x) हो जाएगा। अगर हम इसको f(x) मानते हैं, अगर इसको हम f(x) मानते हैं तो ये उसका क्या है डिफरेंशिएट फॉर्म, मतलब 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा उसका f'(x) कहलाएगा, f'(x) कहे कि सेक स्क्वायर को हम fx नहीं मान सकते, क्योंकि इसलिए नहीं मान सकते कहे कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 नहीं होता है, सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 10 नहीं होता है, हमको क्या चाहिए 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, लेकिन सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 10 नहीं होता है, इसलिए इसको हम fx मानते हैं और इसको f'(x) मानते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इस फार्मूला पर बैठा e⁻x इंटू fx प्लस f'(x), तो क्या फार्मूला है e⁻x इंटू क्या fx हम किसको माने 10x को, अब लास्ट में क्या लगाते हैं सी। बस ये आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑब्जेक्टिव और 2 नंबरिया के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पे अभ्यास कीजिए। तो समझते हैं क्या कह रहा है, किसी 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वक्र का विलंब x अक्ष के समांतर है, कह रहा है किसी वक्र का विलंब x अक्ष के समांतर है। तो सबसे पहले आप ये समझिए वक्र क्या होता है, तो वक्र उसको बोलते हैं, सबसे पहले एक देखते हैं कि रेखा, रेखा का अगर ग्राफ खींचते क्या देखते हैं, रेखा का एक स्ट्रेट लाइन दिखाता है या इस तरह से रेखा कोई होगा, एक स्ट्रेट लाइन रेखा होता है, लेकिन कर्व, कर्व मतलब वक्र, वक्र का ग्राफ क्या होता है, वक्र का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, ये मतलब एक तरह से क्या हुआ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, तो हो सकता है इस तरह से कर्व हो या हो सकता है ऐसा कर्व हो, किसी भी तरह, मतलब ये आपका एक रेखा है स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये सब क्या आपका कर्व हुआ जो कि टेढ़ा मेढ़ा रेखा हो, वो क्या कहलाता है कर्व कहलाता है। वही यहाँ कह रहा है कि हमको कर्व का अविलंब चाहिए, कर्व का अविलंब निकालने के लिए हमको पहले मालूम होना चाहिए कि कर्व का ग्राफ कैसा होता है। तो देख लिए ये, अब इसको सॉल्व करते पहले ग्राफ हम बनाने की कोशिश करते हैं, ग्राफ क्या करता है। ग्राफ आगे यदि आपका बेसिक समझ जाइएगा तो इसका सवाल बहुत ईजी है, क्योंकि आपका कुछ देने दिया हुआ नहीं। अब मान लीजिए आपका ये बोला क्या एक्स एक्सिस, ये आपका एक्सिस कहलाता है और ये वाई एक्सिस। अब कहता है क्या इसका अविलंब जो है, वक्र का अविलंब एक्स एक्सिस के समांतर है, तो पता है कि ये जो एक्स एक्सिस है इसके समांतर होना चाहिए, इसके समांतर होना चाहिए अविलंब, ये क्या है मेरा अविलंब है, ये आपका क्या है अविलंब। लेकिन आप याद करिए कि कोई भी कर्व होता है, जब कर्व से कोई बिंदु से यहाँ एक रेखा इस तरह से टच करते पास करता है, यही क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है स्पर्श रेखा। पढ़े हैं आप कभी,
यही आपका क्या कहलाता है, स्पर्श रेखा। कोई एक कर्व है, ये क्या है आपका वक्र है, ये वक्र है और इस कोई बिंदु से एक स्पर्श रेखा उस कर्व को स्पर्श करते हुए पास करता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। और ये क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो इसी स्पर्श बिंदु पर और एक ऊपर से एक रेखा इस पे परपेंडिकुलर जो डालते हैं, यही परपेंडिकुलर रेखा क्या कहलाता है, आपका अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपका अभिलंब कहलाता है। अभिलंब रेखा बोल सकते एक तरह से। क्या हुआ अभिलंब रेखा, कि एक कर्व है, उस कर्व से टच करते हुए एक रेखा पास करती है जो कि कहलाता है स्पर्श रेखा। और ये जहाँ टच करते हैं उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। और वही स्पर्श बिंदु पर एक ऊपर से एक रेखा पर उसको क्या होता है, उस पर परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर रेखा क्या कहलाता है, एक अभिलंब रेखा कहलाता है। उसी तरह सोचिए, जब ये अभिलंब रेखा है तो ठीक से किसका स्पर्श रेखा इस तरह से होगा, इस तरह से मान लो कि आपको जब ये खींचेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्पर्श रेखा। क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा। और जब स्पर्श रेखा ये कहलाया तो स्पर्श रेखा कहाँ होता है, मालूम है कि कर्व कर्व इस तरह से यहाँ से आप पास करवा दिए जैसे करके फिगर बनाएंगे, तो ये आपका क्या है, कर्व। ये हो गया आपका वक्र, ये क्या हो गया आपका वक्र हो गया, ये आपका वक्र हुआ। इस वक्र पर से यहाँ जो है टच करते हुए पास कर रहा है, ये कहलाता है स्पर्श रेखा। और जब स्पर्श रेखा पर एक रेखा परपेंडिकुलर करते तो वो क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। वही बोल रहा है कि अभिलंब जो है वो एक्स एक्सिस के समांतर है। तो आप याद कीजिए कि जब एक्स एक्सिस के समांतर होता है कोई भी रेखा, तो ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये जानते हैं कि एक्स एक्सिस होता है वाई इक्वल टू 0, ये वाई एक्सिस होता है एक्स इक्वल टू 0 होता है कि नहीं। अब बताइए यहाँ अगर यहाँ कोई वाई का मान 1 लेते थे, ये इस बिंदु से अगर हम एक रेखा पास करवाते थे, इस रेखा का यदि समीकरण पूछा जाए तो ये क्या कहलाता है, y इक्वल टू 1। अगर मान लो कि यहाँ से इस रेखा से अगर हम पास करवाते हैं और ये क्या होगा आपका y इक्वल टू 2 होगा। इसी तरह ये क्या बोलते हैं, ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस के कोई समांतर या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। आप नीचे भी खींच सकते थे, अगर नीचे होता क्या होता है, निगेटिव में होता है। तो उसी तरह सोचिए कि x एक्सिस के समांतर कोई भी रेखा होता है वो y इक्वल टू कुछ वैल्यू दिया रहता है। उसी तरह सोचिए कि अभिलंब रेखा जो होगा उसका समीकरण कुछ न कुछ तो क्या होगा, कांस्टेंट की संख्या कोई होगा, कोई संख्या मान लो कि आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 4, कोई भी संख्या दे सकता है। कि क्या है कि इस रेखा के समांतर एक क्या होगा, y इक्वल टू कोई संख्या, क्योंकि यहाँ जो टच करेगा वो कुछ मान दिया होगा। उसी तरह से इस अभिलंब का समीकरण मान लेते हैं कितना है, y इक्वल टू कोई भी संख्या आ सकता है, कहीं इसके समांतर एक रेखा इसी तरह खींचा जाएगा। तो ये हम जानते हैं कि जब y इक्वल टू अभिलंब का रेखा का समीकरण क्या आ गया, मान लेते हैं 2, आप 2 ना लेके मान लीजिए आपका a, क्या कोई संख्या ले सकता है, क्या यहाँ नहीं बोला क्या संख्या है, इसलिए अभिलंब ले लिए कितना इसका मान लीजिए a। और इसी का क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, क्या हमको यहाँ डिफरेंशिएट दिया है और किसके सापेक्ष लगाते हैं, x के सापेक्ष। तो यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा आपका dy बटे dx, ये कांस्टेंट है तो d बटे dx, इधर a है तो a का क्या होता है 0। तो याद रखिएगा कोई भी एक्स एक्सिस के समांतर कोई अभिलंब रेखा हो तो उसका क्या होता है, dy बटे dx, उसका वक्र का क्या रिलेशन आ गया, dy बटे dx, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा नजर आता है, बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना आपको VVI करना है कर लीजिए। निश्चित एक आपका ऑब्जेक्टिव में देगा, नहीं तो 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में तो देना ही देना, एक निश्चित एक आता है ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर हमें दे सकते हैं, बहुत VVI है। तो देखते हैं ये सवाल क्या है आपका, बोल रहा है त्रिज्या r के सापेक्ष वृत्त का क्षेत्रफल का परिवर्तन की दर ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल का परिवर्तन, उसका क्षेत्रफल किस अनुसार से बढ़ रहा है या घट रहा है, वही आपको निकालना है। तो कब निकालना है, जब उसका त्रिज्या कितना बोल रहा है 7 सेंटीमीटर है। तो ये आपका त्रिज्या दिया हुआ है, क्या r का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या, किस रेट से, हम लोग जानते हैं क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल को हम क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल A से। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर, यही फॉर्मूला आता है। तो क्या देकर के वृत्त का क्षेत्रफल का परिवर्तन पूछता है, और किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, r के सापेक्ष। तो क्या होता है, जब भी परिवर्तन अगर पूछा जाए तो समझ लो क्या होता है, डिफरेंशिएट निकालते हैं। तो परिवर्तन वर्ड जैसे आते हैं तो समझ लो डिफरेंशिएट, तो क्या करते हैं, किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट लगाना है, r के सापेक्ष। तो क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r, क्या त्रिज्या के सापेक्ष बोला है विथ रिस्पेक्ट टू r। तो इसका मतलब क्या होता है, d बटे डी एक्स कब लेते हैं, जब यहाँ x लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या है बोल रहा है r, तो यहाँ r लेना है। इधर क्या है आपका a, ये इतना बराबर क्या है, इधर भी d बटे डी आर, यहाँ क्या है आपका दिया हुआ है पाई r स्क्वायर। अब इसको जब तोड़ते हैं, इसको जब हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पाई कांस्टेंट है, पाई आपका बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या d बटे डी आर, और यहाँ क्या है r स्क्वायर। ये आपका जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू 2 पावर आपका आगे आता है और 1 पावर क्या होता है लेस हो जाता है, तो डी आर बटे डी आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ क्या है पाई
इंटू, अब मान लीजिए कि यहाँ पाई का मान अगर कितना कुछ नहीं बोला तो कितना यूज कर सकते हैं 22/7, क्योंकि यहाँ पाई में ऑप्शन नहीं है, तो 22/7 इंटू 2 गुना आर का मान कितना दिया हुआ है 7, 7 रखे थे, 7 7 क्या होगा, कट गया तो बचा 22 गुना कितना होता है 44, तो ये 44, और एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन त्रिज्या नीचे क्या है आपका त्रिज्या, त्रिज्या का भी क्या होगा सेंटीमीटर, तो आपका क्या आ जाएगा 44, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब बहुत वीवीआई आपको जो है ना ये सवाल देगा ही, लेकिन खाली डाटा चेंज करेगा, हो सकता है बेड का परिधि का पूछे या संकोच मतलब क्षेत्रफल का फॉर्मूला या आयतन का फॉर्मूला आप याद करके रखिए, निश्चित है कि आपका पूछेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है एक समीकरण है या एक तौर से बोल सकते हैं अवकल समीकरण, उसका क्या पूछता है आपका कोटि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कोटि, और क्या पूछता है घात, कोटि मतलब क्या होता है ऑर्डर, कोटि का इंग्लिश क्या होता है ऑर्डर, इसका घात मतलब क्या डिग्री, तो कह रहा है कोई एक अवकल समीकरण है और इसका कोटि और घात निकालना है, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो कि हर साल एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर इस तरह से पूछा जाए कोई आपका समीकरण दिया हो, उसका पूछे कोटि या घात, तो कोटि या घात जब भी पूछे तो हमेशा क्या सबसे पहले पकड़ना है आपको कोटि निकालना है, क्योंकि अगर कोटि निकल गया तो आपका घात अपने आप निकल जाता है। तो कोटि क्या होता है, कोटि उसको कहते हैं कि ये अवकल समीकरण जो है उस समीकरण में देखिए कि उस समीकरण का कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो ये इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें ये इसका अर्थ क्या होता है, इसका 2 बार डिफरेंशिएट, इसका अर्थ क्या होता है कि ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसका अर्थ होता है क्या एक 1 बार डिफरेंशिएट है, दोनों में सबसे मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएट कितना है 2 बार, मैक्सिमम कोई भी समीकरण दिया है तो उसमें देखना है कि आपका मैक्सिमम डिफरेंशिएट कौन सा है, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएट यही दिखाता है कि इसका अर्थ होता है क्या ये आपका 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, यही आपका क्या कहलाता है कोटि, ये समीकरण में देखना है कि मैक्सिमम डिफरेंशिएट कौन दिखा रहा है, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएट ये दिखाता है, ये आपका 1 बार डिफरेंशिएट दिखाता है, ये आपका 2 बार दिखाता है, तो जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट होता है वही उसका क्या कहलाता है कोटि कहलाता है। तो इसका मैक्सिमम डिफरेंशिएट कितना है 2, यही 2 आपका क्या कहलाएगा कोटि कहलाएगा, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएट ही क्या कहलाता है कोटि, तो मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट है 2 बार, यही आपका क्या कहलाएगा कोटि। अब यही देखने की कोटि पर पावर क्या है, इस कोटि पर पावर कितना है, इसी पे जैसे ब्रैकेट है इस कोटि पर कितना पावर है आपका 2, यहाँ 2, ये समझिए कि आपका कोटि ये कहलाता है, जो मैक्सिमम डिफरेंस होता है उसी कोटि पर क्या जो पावर होता है वही क्या कहलाता है आपका घात कहलाता है, तो यही आपका क्या आ जाएगा कोटि 2 और घात 2, तो कोटि 2 घात 2 जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है बी, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोटि किसे कहते हैं, वैसा समीकरण जो देख रहे हैं उस समीकरण में सबसे मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया हुआ, मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट है तो बस उसको हो जाएगा कोटि, और उसी पर देख रहे हैं पावर क्या है, तो पावर क्या कहलाता है घात कहलाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है बी, जो कि हर साल इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का कार्य क्या आपका समीकरण इतना का समाकलन गुणांक निकाल, समाकलन गुणांक का अगर इंग्लिश याद रखा जाए तो क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर मतलब IF, शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर IF, तो आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका 5 नंबर में भी देखा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है, ये आपका हर साल ही सवाल पूछता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी डालता है और 5 नंबर में भी सेम इसी तरह का सवाल रहता है। यदि आप मेरा वीडियो टोटल शुरू से अंत तक अगर देखिएगा तो गारंटी है कि आपका समय बर्बाद नहीं होगा, ये आपका जितना भी हम बताते हैं आपका टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बताते हैं जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है और आपको सिर्फ अभ्यास करना है। तो क्या है आपका ये इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, एक तरह से बोला जाए कि एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर है, कि जो कि एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट एक 5 नंबरिया आता है, और एक तुम्हारा 9.1 चैप्टर से जो है ना 9.1 चैप्टर से जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव कोटि घात इससे जस्ट पहले पढ़े, एक ये समाकलन गुणांक पूछता है क्योंकि इससे जस्ट बचने में इसी सवाल से आपको दिया जाता है। तो यहाँ आपका पूछा है क्या इंटीग्रेशन फैक्टर मतलब समाकलन गुणांक पूछता है, तो आप सबसे पहले समाकलन गुणांक का ये आप याद रखिए कि इसका जो व्यापक समीकरण होता है क्या होता है dy/dx प्लस p इंटू क्यूब बराबर क्या y, क्या होता है dy/dx इंटू p इंटू एक्स बराबर क्या होता है यहाँ क्यूब होता है, ये आपका क्या है यही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है समीकरण व्यापक है, हमको इसी फॉर्म में इस समीकरण को करना है। तो क्या देख रहे हैं कि dy/dx जो है इसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, ये आपका ये उसका क्या कहलाता है, ये उसका कहलाता है व्यापक हल, ये क्या कहलाता है व्यापक समीकरण, एक तरह से क्या कहलाता है व्यापक समीकरण बोल सकते हैं या व्यापक हल बोल सकते हैं।
तो ये आप ध्यान रखिएगा, डी वाई डी एक्स का आगे कुछ नहीं होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ जो समीकरण है, इस समीकरण में जो मेरा समीकरण यहाँ दिया हुआ है एक्स इंटू डी वाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 2x²। यदि आप इससे कंपेयर करिएगा कि यहाँ क्या बोले, इसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दे दिया x। ये x को हटाने के लिए क्या करते हैं, x से भाग लगा देते हैं। तो क्या करते हैं, x से हम इस x से भाग लगा देते हैं। x से भाग देने पर जब x से भाग देंगे, जब x से भाग लगे क्या होगा, इधर x इंटू डी वाई डी एक्स, यहाँ भी x से भाग लग जाएगा, माइनस यहाँ भी आपका x से भाग लग जाएगा, और इधर 2x² x से भाग लग जाएगा। क्या कि हम x से भाग लगा दिए थे। x से भाग लगाने पर क्या देख रहे कि ये x और ये x कट जाता है। x से भाग लगाने पर देख रहे क्या, ये कट गया तो बचा क्या, यहाँ से टोटल हट गया तो बचा डी वाई डी एक्स। इधर क्या बचा, माइनस कितना y बटे x। इधर क्या बचा, ये आपका एक x कट जाएगा तो बचेगा 2x। ये आपका समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2 जो दिया हुआ है। तो ये आपका व्यापार, इसी से हमेशा तुलना करना। आप हमेशा दिमाग में बैठा दीजिए कि डी वाई डी एक्स के आगे कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ डी वाई डी एक्स के आगे आप कुछ नहीं है, आप कंपेयर कर लेना है। तो कंपेयर क्या देखते हैं, जैसे समीकरण 1 और 2 को तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या बोल सकते हैं, या तुलना कर रहे हैं, ये डी वाई डी एक्स के बराबर है। और ये आप ध्यान रखिए कि यहाँ y है तो आपका यहाँ भी क्या होता है, y होता है। यहाँ क्या होता है, y होता है। इसी तरह याद रखिए, अगर यहाँ आपका y है तो यहाँ y होगा, अगर यहाँ आपका x होगा तो यहाँ भी क्या होगा, आपका x होगा। तो क्या देख रहे हैं कि आप यहाँ से कंपेयर कीजिए, मान लीजिए कि ये y के बराबर है, ये आपका क्या है, y के बराबर है। तो बचा क्या है, ये आपका 1/x जो बचा है, ये आपका 1/x, ये p के बराबर है कि नहीं, जो कि आपका ये y कहलाता है y का। यहाँ से p का मान कितना निकल रहा है, p का मान आपका निकल रहा है कितना, 1/x। क्या कि y के बराबर हो गया तो p का मान कितना आ जाएगा, 1/x। और ये साइन इसका क्या है, माइनस में, यहाँ क्या आ जाएगा, इसका माइनस आ जाएगा। अगर q का मान पूछा जाए तो q का मान कितना आ जाएगा, q बराबर 2x आ जाएगा। नहीं तो 5 नंबर का जब सवाल देखेंगे वहाँ और अच्छा से समझ लेंगे। तो ये सबसे पहले हम जब समाकलन गुणांक निकालेंगे तो उसमें हमको p का जरूरत आता है। ये दोनों से क्या किया, तुलना कर देती है। ये इसके बराबर था, यहाँ माइनस था तो वहाँ प्लस है। तो यहाँ क्या देख रहे कि y के बराबर है, तो p कितना आ जाएगा, p जो इसके आगे है, यहाँ p कितना है आपका, y को छोड़कर जो बचा 1/x, तो 1/x ले लिया, लेकिन इसका साइन माइनस है तो यहाँ माइनस लेना, साइन सहित ले लेना है। इसीलिए अब हमको निकालना क्या, समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक कैसे निकालते, इसका फार्मूला आता है e टू द पावर कितना, e टू द पावर p इंटू dx। p इंटू क्या होता है, dx। याद कर लिए समाकलन गुणांक का क्या होता है फार्मूला, e टू द पावर कितना, p इंटू dx। अब इसमें जब हम मान रखते हैं क्या है, e टू द पावर क्या, इंटीग्रेशन p का मान आपका क्या दिया हुआ है, -1/x। तो -1/x इंटू क्या, dx। अब इसी को जब हम बाहर करते हैं, माइनस को जब मान लीजिए तो बाहर कर देना है, तो माइनस को बाहर किए बचा 1/x इंटू कितना, dx। इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log ऑफ x होता है। क्या, log ऑफ x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x। ये बताइए आपका, मान लो कि ये क्या आपका आया है, e टू द पावर माइनस क्या है, log ऑफ x। अब बताए, अब क्या बोले थे कि अगर ये आपका यहाँ माइनस होता है, ये माइनस आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर। एक तरह से माइनस नहीं, आपका 1 है, -1। तो इसी को हम अगर हल करेंगे क्या लिखेगा, e टू द पावर कितना, log ऑफ x पे पावर कितना आ जाएगा आपका, -1 ऊपर चला जाएगा, आएगा कि नहीं। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, और बोले थे कि जब e टू द पावर log x, और यहाँ आपका क्या दिया हुआ है, e दिया हुआ है, तो क्या है आपका यहाँ -1 है, और ये -1 कहाँ जाएगा, ऊपर। ये -1 जब ऊपर गया तो क्या बोले थे, जब ये आपका log के बेस में e रहता है और ये आपका e दोनों बराबर होता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, x पावर -1 बाहर आ जाएगा। ये x पावर -1 को हम क्या ले सकते हैं, 1/x है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समाकलन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx। तब जब यहाँ पर आपका p का मान क्या आ जाएगा, x का फॉर्म आएगा तो यहाँ x लेना, अगर p का मान यहाँ y आ जाएगा तो यहाँ क्या देना होगा आपको, y देना होगा। ये आपका सवाल था क्या, समाकलन गुणांक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, क्या आपका समीकरण dy बटे dx बराबर e टू द पावर x प्लस y का हल क्या है। आपका समीकरण का हल पूछ रहा है, एक तरह से व्यापक हल पूछ रहा है। तो क्या बोलता है, क्या यहाँ हमको सवाल दिया हुआ है, क्या dy बटे dx
बराबर क्या दिया ए टू द पावर एक्स प्लस वाई। इसका पूछ रहा है अवकल समीकरण का व्यापक हल। जब भी आप अगर आपका अवकल समीकरण का व्यापक हल पूछे थे क्या यहाँ आपको ये ध्यान लगाना है कि dy बटे dx को अलग करते dy को अलग करना है और dx को अलग कर देना है। तो इसको हम क्या करते हैं सबसे पहले वही सोचते हैं। क्या मान लीजिए आपका dy बटे dx है, क्या हम इसको ये फॉर्म में लिख सकते हैं? ये ध्यान दीजिए e टू द पावर x इंटू e टू द पावर क्या y। जब बेस सेम होता है तो पावर आपका क्या होता है जुड़ जाता है, ये होता है कि नहीं। अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है आपको ऐड होता है। अगर ऐसा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या बोले थे इसको आप dy को अलग कर देना और dx को एक साइड कर देना है। तो क्या देख रहे हैं कि dy आपका ऊपर में थे dy आइए y वाला टर्म को इधर कर दीजिए तो क्या देगा e टू द पावर y लिखा जाएगा और ये dx को इस साइड करेंगे तो क्या देगा e टू द पावर x इनटू कितना dx। तो y वाला एक साइड हो गया और x वाला क्या हो गया एक साइड। और ये आप हमेशा याद रखिए कि dy और dx हमेशा ऊपर में होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ से क्या करना है दोनों तरफ क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन ले लगा देते हैं। क्या दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट मतलब इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर जैसे दोनों साइड इंटीग्रेट करेगा या इंटीग्रेशन करेगा तो इसका मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन। ये आपका dy बटे क्या है आपका e टू द पावर y, ये भी आपका क्या देगा e टू द पावर x इंटू क्या dx। इसी को यदि हम अगर लिखना चाहते हैं तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या देगा e टू द पावर माइनस y इंटू dy। ये भी क्या लिखेगा e टू द पावर x इंटू dx। जब इसका इंटीग्रेशन आप तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है e टू द पावर x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है e टू द पावर x ही होता है कि ना। ये आपका फॉर्मूला उसी तरह से होता है कि एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस y है। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्या यदि x है तो यहाँ x है इसके कुछ नहीं तो नीचे कितना भाग लग गया 1 क्योंकि x का गुना कितना है 1। इस तरह सोचिए कि y है तो यहाँ y के कुछ नहीं आगे होगा कितना होगा -1। यही -1 से क्या करते हैं आपको भाग लगाना पड़ेगा। फिर सोचिए ये आपका यहाँ क्या था सिर्फ माइनस था, इसी को आगे हम क्या लगा सकते हैं क्वेश्चन कितना है 1। यही गुणा से क्या करते हैं भाग लगाते हैं। यहाँ क्वेश्चन कितना है -1 से भाग लगाए इसका ये टोटल फिर इधर x है ये बराबर e टू द पावर x का फॉर्मूला क्या होता है e टू द पावर x प्लस सी। आप देखिए सवाल में आपका कांस्टेंट के यूज किया है तो आप यहाँ सी ना देके क्या आप के ले सकते हैं। इसी को हल करें तो क्या आपका ये आ गया माइनस e टू द पावर कितना y, ये e टू द पावर x प्लस के है। अब इसको साइड करिएगा क्या जाएगा इधर बचेगा 0 तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा क्या देगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y। ये माइनस है अब ये प्लस के। आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो कि नजर आ रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यही आप याद रखिएगा जो भी मेरा अवकल समीकरण होगा उसको dy को अलग करना और dx को टर्म को अलग करके क्या करते हैं दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। उसके बाद हल करने पर क्या करते हैं इंटीग्रेशन साइन हटा देते हैं और सबको एक साइड करके बस आपका ऑप्शन मिलाना है। तो आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंटीग्रेशन खत्म हो गया, डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट खत्म हो गया। अब आपका आ रहा है क्या आपका वेक्टर का सवाल आ रहा है। तो वेक्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपका फिक्स है कि कम से कम 10 प्लस ऑब्जेक्टिव पूछेगा वेक्टर चैप्टर से। वेक्टर और 3D जो कि आपका कम से कम 15 से 20 के आसपास आपका दोनों चैप्टर से कम ऑब्जेक्टिव डालेगा वेक्टर और 3D। तो यहाँ से आपका वेक्टर क्वेश्चन स्टार्ट है। तो देखिए आपका सबसे पहला सवाल क्या लिए हम a क्रॉस a वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a का। तो आप याद रखें कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का फार्मूला क्या होता है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इनटू क्या साइन थीटा इनटू क्या आपका होता है एन कैप होता है। ये आपका a क्रॉस a का फार्मूला है। तो आप ये याद रखिए कि यदि दो वेक्टर दोनों सेम हो, जब दोनों वेक्टर का यदि क्रॉस निकाले या डॉट निकाले, यदि दोनों वेक्टर आपका सेम दिया रहे, अगर ये दोनों आपका मान सेम रहता तो हमेशा याद रखिए कि उसमें थीटा कितना बनता है आपका 0 डिग्री बनता है। कितना बनता है आपका 0 डिग्री बनता है। यदि वेक्टर ए और बी का मान दोनों का यदि सेम दिया रहे तो थीटा आपका क्या बनेगा 0 डिग्री बनेगा। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ आपका जब एंगल आपका थीटा 0 आ रहा है तो हमको यहाँ पूछ रहा है क्या यहाँ इसका ये फार्मूला है। तो ए की जगह आपका ए है वेक्टर ए और इस बी का जगह भी क्या दे दिया वेक्टर ए दे दिया। तो इसका जब क्रॉस पूछ रहा है तो क्रॉस क्या हो जाएगा जब ए और बी का मान दोनों सेम है तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और फिर इंटू साइन और थीटा क्या बोले जब दोनों वेक्टर यदि सेम हो तो एंगल कितना बनता है 0। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं साइन 0 इंटू कितना आपका एन कैप क्या है कि नॉर्मल सदिश है। क्या है कि एन कैप नॉर्मल सदिश।
या आप याद रखिए क्या, ए क्रॉस ए एक क्या देता है हमको, एक सदिश देता है। क्या है कि एक सदिश हमको देता है, क्या एक सदिश, सदिश बोले तो क्या, एक वेक्टर देता है। ए क्रॉस ए हमेशा एक वेक्टर देगा, इसीलिए एन यहाँ क्या दिखा रहा है, आपका वेक्टर दिखा रहा है। साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो साइन जीरो होता है तो ये आपका मान लीजिए जब जीरो होगी तो आपको सबको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो ये आपका लेकिन ये वेक्टर था, तो वेक्टर में जब कोई संख्या से हम गुना करेंगे, मान लो तो आपका वेक्टर कोई जब वेक्टर है, मान लो उस वेक्टर में यदि हम गुना करेंगे तो वेक्टर से क्या होगा, वेक्टर ही बनता है। उसी तरह ये n वेक्टर था तो n वेक्टर इंटू ए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक ये जीरो को क्या बना देगा, वेक्टर बनाएगा। लेकिन आपका ऑप्शन हो सकता है वहाँ जीरो पर कैप नहीं भी दे सकता है, जिससे यहाँ क्या दिया है, जीरो पर कैप दिया है, तो आपका क्या होगा, ये आपका ये क्या कि हम लोग पढ़े क्या, दो वेक्टर का क्रॉस हमेशा सदिश देता है, सदिश बोले तो वेक्टर देता है, तो हमेशा वेक्टर पर क्या होगा, आपका वेक्टर का सिंबल होगा। अगर वेक्टर पर सिंबल नहीं तो समझ लो वेक्टर नहीं दिखा रहा है। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या है, आपको ये याद रखना है जब दो वेक्टर दोनों सेम हो तो उसका थीटा कितना बनता है, जीरो। अगर क्रॉस पूछेगा तो क्रॉस में क्या आ रहा है, साइन, साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो, तो क्या कर देगा, एक जीरो से दे देगा, एक क्रॉस है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी। तो दूसरा सवाल आपका क्या है, दूसरा सवाल यही बोल रहा है, यदि एक सदिश दिया हुआ है, क्या इतना का मापांक कर रहा है निकालने के लिए, इतना क्या कर रहा है, मापांक निकालना है। तो मापांक जैसे यहाँ बोल रहा है कि सदिश इतना का मापांक निकाले, तो मापांक का अर्थ क्या होता है, क्या बोल रहा है, 2i माइनस 2i माइनस 7j माइनस 3j। जैसे बोला क्या, इस वेक्टर का मापांक निकाले, तो मापांक का मतलब क्या होता है, इसका मॉड मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू, या तो आपको इतना का मान पूछेगा या इस तरह से आपको लिखा रहेगा। तो ये दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है आपका, तो रूट अंडर क्या कर सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो क्या करते हैं, इसको जब सॉल्व करिएगा हमेशा i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। जब ये दोनों को आप जोड़िएगा कितना आ जाएगा, ये 58, 4 62, 62, तो आपका मॉड रूट अंडर 62 कौन है आपका, बी, तो ऑप्शन नंबर बी है। ये आपका 36 नंबर जो कि मापांक ऑब्जेक्टिव में निश्चित है कि ये और ये दोनों आपका पूछेगा। यही सवाल रहता क्या, ए डॉट ए पूछता, क्या अगर यही सवाल रहता ए डॉट ए, यह क्रॉस है, क्रॉस में आपका क्या आ गया, आपका जीरो, तो ए क्रॉस ए, तो ये ए क्रॉस ए को हम देखते हैं। जब ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी का होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू क्या, cos थीटा, क्या होता है, cos थीटा। ए डॉट बी, इसको क्या बोलते हैं, डॉट। इससे पहले हम क्या पढ़े, क्रॉस पढ़े थे, जैसे जो कि यहाँ क्रॉस था, लेकिन हम अगर डॉट में देखना चाहते हैं कि ए डॉट बी बराबर क्या था फॉर्मूला, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। ये आपका ए डॉट ए हमेशा एक स्केलर एक संख्या देता है। इसी तरह जब यहाँ दोनों अलग अलग इस तरह से लिखते हैं, जब दोनों सेम है तो क्या बोले, जब दोनों सेम होता है तो थीटा कितना बनता है आपका, 0 डिग्री। जब दोनों सेम होता है थीटा क्या बनता है, 0 डिग्री। आप बताइए कि जब दोनों सेम है, ए और बी की जगह हम दोनों जब सेम रखेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, बी की जगह भी क्या है आपका ए है, इनटू cos, अब cos थीटा, थीटा कितना बना है, 0। इसको जब हल करेंगे तो आपका ए का मैग्नीट्यूड, या तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर, दोनों सेम है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का क्या होल स्क्वायर, अब cos 0 का मान कितना होता है आपका, 1 होता है। तो ये आपका क्या गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या आप इसी को क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर। याद रखिए जब वेक्टर ए डॉट ए, अगर दोनों ए डॉट ए रहता है क्या होता है, ए स्क्वायर आता है, या वेक्टर ए मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होता है। लेकिन ए क्रॉस बी में क्या होता है, एक जीरो सदिश देता है। नहीं तो हम वेक्टर का एक जो है ना संक्षेप में पूरा जो जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है वो हम आपका एक आधा घंटा का वीडियो बनेगा, बना देंगे आपका वेक्टर का, जो कि निश्चित है कि आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ये सेट खत्म करने पर वेक्टर और 3D का जो है एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव हो या 2 नंबरिया हो, जो भी हो आपका बन जाए। फिर जैसे आप 37 नंबर में क्या बोलता है यदि वेक्टर ए और बी परस्पर क्या हो, लंब हो। बोलता है वेक्टर ए और बी एक दूसरे पर लंब हो, तो बोलता है कि इनमें से क्या होगा। जब लंब होता है इसलिए पता है कि जब वेक्टर ए और बी क्या दोनों परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए मान लीजिए आपका ये है, ये आपका वेक्टर बी है, दोनों क्या परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो मतलब 90 डिग्री, जब परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है तो हम जानते हैं कि अगर क्रॉस अगर देखते थे, क्रॉस में क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो साइन 90 का मान कितना आ जाएगा, 1, जो कि 1 आएगा तो वहाँ ए बी आपका 0 नहीं देगा। तो फिर यहाँ देखते हैं क्या, वेक्टर ए डॉट बी, ए डॉट बी में क्या होता है, अभी तुरंत हम देखें कि वेक्टर ए डॉट बी में क्या होता है आपका ए बी cos थीटा आता है, क्या ए बी cos थीटा। यहाँ थीटा कितना दिया है, 0, तो cos जब 0 का नंबर cos 0 का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जब ए बी इंटू cos
90, तो cos 90 का मान क्या होता है 0। जब cos 90 का मान 0 हो जाएगा तो सबको क्या कर देगा 0। ये डॉट में हमेशा cos याद रखिए। डॉट में क्या होता है cos होता है, क्रॉस में क्या होता है sin होता है। sin 90 का मान कितना होता है 1, जबकि वो 0 नहीं पुराता है, इसलिए a डॉट b में क्या होता है cos, या थीटा का मान जब 90 रखेंगे तो 90 का क्या होता है 0, इसलिए आपका क्या आ जाएगा ये आपका ऑप्शन आएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपका ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे हैं। लास्ट सवाल क्या कहता है कि यदि बिंदु ए और बी का पोजीशन दिखा रहा है, मतलब पोजीशन वेक्टर पोजीशन दिया हुआ है, तो पूछ रहा है क्या, तो इसमें आपका पूछता होगा क्या, बताया कि वेक्टर ए बी क्या है, वेक्टर ए बी पूछ रहा होगा। ये इसका ऑप्शन, आपका ये ऑप्शन हम देना भूल गए थे, तो इसका मान पूछ रहा है, आपका ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। तो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बिंदु ए और बी का पोजीशन दिया हुआ है। मान लीजिए कि आपका ये बिंदु आपका ए है, ए का मान कितना दिया 1 2 3, ये बिंदु ए है और एक बिंदु बी दिया हुआ है, जो कि ये क्या है -3 -4 और 2। और जब दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए से बी जा रहा है, मान लीजिए कि ए से बी जा रहा है, तो ए से बी एक तरह से इसी दोनों का वेक्टर हमको निकालना है, क्या वेक्टर ए बी। तो बिंदु ए से बी जैसे गया तो समझ लीजिए ये आप ऐसा याद रखिए, क्या लास्ट में आपका क्या दिया है बी का मान ये है, और शुरू में क्या है, अगर हमको कोई भी वेक्टर पूछे, वेक्टर ए बी या पी क्यू जो भी पूछे, तो लास्ट वाला में क्या करना, पहले वाले को घटा देना। लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट वाला को पहले वाला में घटाएंगे, तो लास्ट का मान क्या है बी का मान कितना है 3, यहाँ पर क्या ले लेना है -3 में क्या करना है, इसका पहला तो इसका पहला, तो यह क्या है -1, दोनों में घटा के और डायरेक्शन क्या लगा देना है, आपको आई लगा देना है, क्या आई लगाना है। फिर क्या बोले, इसका फिर लेना है इसका क्या -8, इसका फिर -4 लिए, फिर इसमें घटाना है किसका, इसका घटाएंगे क्या देगा 2, फिर इसका डायरेक्शन घटा देगा आपका क्या देगा। फिर इसका क्या लेते हैं 0, जब इसका 0 लेंगे, अब फिर यह क्या दिया हुआ है आपका 3, दोनों घटा देना, तो क्या है आपका आ जाएगा ये आपकी डायरेक्शन क्या देगा के, ये आपका जे है। क्या बोले, जब कोई वेक्टर ए और बी, ए बी बिंदु ए और बी दिया है और हमसे पूछा क्या वेक्टर बी याद कीजिए, तो वेक्टर बी का मतलब क्या होता है बी में घटा देना एक तरह से। ये सोचिए कि हम ये मान लीजिए क्या लिख सकते हैं, यह सोच लीजिए हमको एक तरह से क्या बी में हमको क्या करना है, वेक्टर बी को एक तरह से माइनस कर क्या कर देना है, एम काट देना है, तो बी का मान यही रहता है, बी का मान में क्या कर देना है, इसको घटा देना है, इसमें आप आई लेके लगा दीजिए 3i -4j और -0 के, अब माइनस क्या कर देना आपको, ये 1i +2j और +3j। आप ये याद रखिएगा, यदि हमको ए बी निकालना है तो ओ बी माइनस क्या ओ ए कर देना है, तो क्या कर देना है बी में ए को घटा देना, मतलब लास्ट में पहले वाले को घटा देना, तब घटाएंगे क्या आ जाएगा प्लस आई में ये 3i घटेगा, क्या जाएगा -3 में ये -1 क्या आ जाएगा -4i आ जाएगा आपका, फिर ये -4 ये माइनस कितना 2, तो -6 ये हो जाएगा आपका -0 के, और ये आपका -3 क्या आ जाएगा -3 के आ जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो आपका ए और बी दिया रहेगा तो ए बी पूछेगा क्या करते हैं बी में ए को घटा देते हैं, आपका यही आता है। तो आप इसके शॉट ले लीजिए, 38 तक देखे 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आपका क्या दिया है, बोल रहा है कि जे क्रॉस आई का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है मेरा, कह रहा है क्या जे क्रॉस आई का वैल्यू पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। इसका आप मान याद रखिए कि क्रॉस को कैसे, आप ये हमेशा बैठा लीजिए माइंड में, क्या एक सर्किल है, सबसे पहले क्या होता है आई, फिर उसके बाद क्या होता है जे, उसके बाद क्या होता है आपका के। तो आप कम से कम ABCD में सबसे पहले आई पढ़े होंगे, फिर जे पढ़े होंगे, फिर के पढ़े होंगे। उसी तरह आप इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि आपका इस तरह से अगर बढ़ेंगे तो इसमें आपको पॉजिटिव साइन लेके चलना है, अगर इसका जस्ट अपोजिट चलेगा तो इसका क्या करना है माइनस साइन लेके चलते हैं। उसी तरह सोचिए हमको कि पहले क्या है जे, सबसे पहले आपको जे पकड़िए, जे के बाद क्या बोल रहे हैं आई, जे के बाद क्या कर रहे हैं, जे के बाद आई की तरफ चल रहे थे, जे के बाद ये आपका जे है तो ये क्या है आपका आई इधर चल रहे हैं, इसका उल्टा चलते हैं। जैसे अगर उल्टा चलेंगे तो क्या बोलते हैं साइन माइनस लेते हैं, अगर ऊपर चलते तो प्लस और इधर चलते तो माइनस। तो क्या देख रहे हैं जे के बाद आई के बाद क्या मिलेगा के, तो आपका इसका आंसर क्या लेगा, इधर क्या लेते हैं माइनस, तो माइनस लगा देना है, तो जे आई के बाद क्या आ जाएगा के, तो माइनस के आ जाएगा। आप जब आपको अगर ऊपर चलेंगे तो प्लस लेके चलना है, जब आपका इधर से मतलब इधर चलेंगे क्या आ जाएगा आपका साइन माइनस लग जाए, ये आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। फिर उसी तरह क्या कह रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। तो हम क्या पढ़े कि वेक्टर ए क्रॉस बी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। जब दोनों क्रॉस पढ़े, क्रॉस क्या होता है आपका याद है, क्रॉस हम पढ़े कि वेक्टर ए क्रॉस में क्या होता है आपका
वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, ए बी साइन थीटा और एन कैप। इधर क्या देगा, ए डॉट बी में क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, क्या होता है कॉस। क्रॉस में एक सदिश दिखाते हैं एन कैप और डॉट में सदिश नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, ये आपका मैग्नीट्यूड है। तो इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हम बोल सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अलग कर दो, या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, फिर बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, फिर इनटू साइन थीटा की भी मैग्नीट्यूड दे दो, फिर इनटू क्या एन कैप का भी मैग्नीट्यूड कर दो, बराबर क्या ए का अलग कर सकते हैं, बी को अलग कर सकते हैं, फिर उसी तरह कॉस थीटा को अलग कर सकते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इस तरह से आएगा। तो क्या देख रहे हैं, ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, और ये एन कैप का मैग्नीट्यूड याद रखिएगा। एन कैप का मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना आता है आपका 1 आता है। तो एन कैप का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो ये आपका साइन थीटा आ रहा है और ये आपका क्या आ रहा है कॉस थीटा आ रहा है। ताकि इसका वैल्यू 1 हो गया तो ये खत्म हो गया। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा कितना डिग्री के मान के बराबर होता है, साइन 45 डिग्री पर दोनों का साइन 45 का मान 1/2 और कॉस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2। साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2। तो इसका 45 आ रहा है। क्या बोले, ए क्रॉस बी में क्या होता है साइन थीटा, ए बी ए डॉट में क्या होता है कॉस थीटा। तो ए बी या सेम था तो कट जाएगा, और एन कैप का मान कितना आता है 1। तो साइन गुना 1 क्या आ जाएगा साइन थीटा, इधर कॉस। तो साइन और कॉस कितना डिग्री पर बराबर होता है 45 डिग्री पर मान इसका बराबर होता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, इसका ऑप्शन नंबर बी था। अब 41 में कहता है वेक्टर इतना पर सदिश इतना का प्रक्षेप निकाले। आप नोट में लिख लीजिए कि इस तरह से क्या, यदि बोला जाए वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, अगर इस तरह से वर्ड में बोला जाए वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तो क्या आ जाता है वेक्टर ए डॉट बी बटे क्या, जिस पर वर्ड लगा है, पर किसके साथ है बी के साथ, तो क्या आ जाता है बी का मैग्नीट्यूड। ये आप हमेशा याद रखिए, जिस वेक्टर के साथ पर लगा रहेगा उसको क्या करना है बटे में कर देना, और दोनों वेक्टर का क्या डॉट ऊपर में। ये आप इस तरह से आपको याद रख लीजिएगा, जो कि सवाल आएगा तो आप बना सकते हैं। क्या बोल रहे हैं वेक्टर इतना पर, तो ये आप इस पे पर लगाए, इसको हम मान लीजिए, आप इसको क्या मान सकते हैं ये, इसको हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए बराबर क्या दिया हुआ है आई -2j और प्लस के, और बी आपको क्या दिया हुआ है 2i -j और प्लस के। अब ए और बी दिया है, इसी में हमको क्या बोल रहा है कि पर किस पे लगा हुआ है, ए पर का। किसी को हम ए मानते, ए पर लगा हुआ, तो ए कहाँ जाएगा आपका नीचे, तो ये आपका नीचे आ जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा यहाँ से वेक्टर ए डॉट बी, अब बटे क्या किस पे पर लगा हुआ है, इस पे पर लगा है, इसको हम क्या माने ए, आपका क्या देगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपका नीचे आ जाएगा। हमको क्या निकालना है ए डॉट बी निकालना है। तो वेक्टर ए डॉट बी आप कैसे निकालते हैं, तो याद रख लीजिए वेक्टर ए डॉट बी, तो वेक्टर ए डॉट बी कैसे क्या करते हैं, तो आई को आई के साथ गुना करते हैं, आई को आई के साथ। इसका आई का कोएफिशिएंट कितना होगा, तो 1 गुना 2 क्या जाएगा आपका 2 आ जाएगा। यहाँ आपको क्या देना है प्लस, फिर -2 गुना -1, ये आपको कुछ नहीं आगे का क्या होगा, -2 गुना -1 क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 गुना क्या जाएगा आपका 2 आ जाएगा। फिर प्लस, फिर यहाँ क्या देख रहे कि का आगे कुछ नहीं हुआ, नहीं यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, 1 गुना 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 2 4 1 5। तो ए डॉट बी का मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है। लेकिन और हमको क्या चाहिए ए का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, इसलिए हमको ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलते हैं हमेशा क्या √100। आई का कोएफिशिएंट कितना दिया 1 का स्क्वायर, प्लस जे का कोएफिशिएंट कितना दिया -2 -2 का स्क्वायर, और प्लस के का कोएफिशिएंट कितना दिया 1 तो 1 का स्क्वायर। तो ये आप जब इसको सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 4 2 6, तो आपका √100 कितना आ जाएगा 6। तो आप इसका वैल्यू याद रख दीजिए। क्या ए डॉट बी का मान कितना आ गया था 5, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना आ गया √106। तो क्या है 5/√106, आपका ऑप्शन कोई है 5/√106, आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रक्षेप या तो आपको ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर एग्जाम में देखने को निश्चित मिलेगा, तो इसलिए आप इस सबको रिवाइज करते रहिए। ये तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये निश्चित है, या तो क्रॉस लाभ कोई भी दे सकता है। तो आपसे कोई जो बताए थे इस पे आपको याद रखने के लिए ए डॉट बी क्रॉस लाभ आपको इस पे याद रख लेना है। तो 41 तक देखे हम लोग, तो 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर तो हम लोग इतने तक देखते हैं, कल देखते हैं फिर इसके आगे 42 नंबर है कि आपका मतलब ये 44-45 मिनट का वीडियो बन चुका है, जो कि अपलोड करने में MB की संख्या मतलब MB बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने वीडियो शॉर्ट कर रखते। कल 2 घंटा का वीडियो बनाए जो कि बहुत ज़्यादा MB लग गया था, इसलिए
कल फिर से यहाँ से देखते हैं 60 को हमको देखना है, आज 41 देखे, कल 19 को और बचा है, 19 को कल देख के फिर क्या है आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। गुड बाय।